ठीक है, आज का जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है विकास के सिद्धांत। क्या है? विकास के सिद्धांत। तो जो कि मैंने सेकंड वाले पार्ट में आप लोगों को डाल चुके हैं, बाल विकास की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान से हुई। ठीक है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कल ही पढ़ाया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के कितने रूप प्रचलित हैं? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। नहीं, कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। वो भाषा के रूप है। सिर हिला देते हैं, सही है। ठीक है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक वो हिंदी भाषा के रूप है। और शिक्षा मनोविज्ञान के कितने रूप हैं? 3। कौन कौन से? अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। चलो ममता जल्दी बताओ, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? दोनों होती हैं। वर्षा, अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? अनौपचारिक में उद्देश्य और परिस्थिति दोनों नहीं होती, और निरौपचारिक में उद्देश्य होता है, परिस्थिति। समझ गए? तो ये चैप्टर हम कल आप लोगों को पढ़ा चुके थे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो ये पूछेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के कितने रूप प्रचलित हैं वर्तमान में? तो 3, मौखिक, लिखित और अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। ठीक है, फिर किसमें उद्देश्य और परिस्थिति दोनों होती हैं, किसमें नहीं होती, और किसमें उद्देश्य होता, परिस्थिति नहीं होती। इतना ही उसे पूछना है। अब आज का जो टॉपिक है, आज जो पढ़ाने वाले हैं वो है बाल विकास के सिद्धांत। बहुत मोस्टली टॉपिक है वो, समझ गए? मतलब ये सभी जगह पूछा जाएगा, बाल विकास के सिद्धांत। मतलब आप जब बच्चों को शिक्षण करवाओ, ठीक है, तो उसमें क्या क्या सिद्धांत बताए गए हैं? तो बालक के विकास के सिद्धांत, इनको रटना नहीं है। रट के आप इन्हें याद करने की कोशिश ना करें, समझ के याद करना है। क्यों? क्योंकि भैया बालक का विकास तुम लोगों ने देखा है, सबके घर में बालक होंगे, नहीं है क्या? हैं? तो बालक के विकास, बालक का जो विकास होता है वो है बाल विकास के सिद्धांत। लेकिन कुछ मोस्टली बताए गए हैं कि ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता। तो आपको दिमाग में इनके नाम याद रखना है, समझ गए? तो पहला सिद्धांत है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। आज का टॉपिक क्या है? बोलो, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है विकास की निरंतरता का सिद्धांत। पहला कौन है? विकास की निरंतरता का सिद्धांत। विकास की निरंतरता का सिद्धांत, समझे? ये सिद्धांत कहता है कि विकास जो है निरंतर गति से आगे की ओर बढ़ता जाता है। मतलब विकास की निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, समझ गए, निरंतर गति से चलता रहता है। वो पूछ लेगा कि गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है वृद्धि, विकास, या गर्भावस्था या बाल्यावस्था? तो क्या है? विकास। विकास गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो विकास के, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, समझ गए? इधर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर? तो विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। किंतु ये कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता? 2। कौन कौन सा? धनात्मक और ऋणात्मक। विकास के कितने रूप होते? 2। पहला धनात्मक और दूसरा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। चलो समझाओ राशि का। धनात्मक कब से कब तक होता है? बोलो। हाँ, धनात्मक विकास होता है गर्भावस्था से लेकर कब तक? प्रौढ़ावस्था तक। गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जो होता है, जो विकास होता है, वो कैसा होता है? धनात्मक। पहले इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने। ठीक है, अब हम सोचें कि और लंबे हो जाएं तो नहीं होंगे।
समझ गए? क्योंकि जो ये वाला विकास है धनात्मक, जी गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था एक निश्चित एज तक, एक निश्चित आयु तक होता है। क्लियर? लेकिन इसके बाद भी, प्रौढ़ावस्था के बाद भी, मतलब 35 साल की एज तक समझो, इसके बाद भी विकास होता है। वो फिर कैसा होगा? ऋणात्मक। तो वो चलता है प्रौढ़ावस्था के बाद मृत्यु तक, जब तक चली नहीं जाए तब तक भी विकास होता है, लेकिन वो कैसा है? कुछ समय बाद वो डिमेंशिया हो जाता है, इधर ही रखा था कहाँ गया, तो वो भी क्या है? विकास। कौन है कहने लगते, जैसे कोई आए तो कौन है, तो वो भी क्या है? विकास। लेकिन कैसा? ऋणात्मक। भूलने लगते हैं, डिमेंशिया बीमारी हो जाती है, डिस्पेजिया, डिमेंशिया, तो वो भी क्या है? ऋणात्मक। विकास तो है लेकिन कैसा? ऋणात्मक। जो त्वचा कैसी, मतलब सिकुड़ जाती है, ठीक है, और भूलने लगते हैं कई चीजें, तो वो भी क्या है? विकास है। लेकिन कम दिखाई देने लगता, तो वो भी क्या है? विकास, लेकिन कैसा? क्लियर? तो वो आ जाएगा विकास की निरंतरता के सिद्धांत में। दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। दूसरा कौन है? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास विकास जो है दो प्रकार से होता है, ठीक है, दो दिशाओं में होता है। पहला है मस्तबोधमुखी, मस्तबोधमुखी, और दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर। मस्तबोधमुखी को कहते हैं सिर से पैर की ओर। मतलब जो गर्भाधान में जो शिशु का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट ब्लैक का थक्का गर्भाधान में, गर्भाशय में 14 दिनों तक तैरता रहता है। इसके बाद सबसे पहले उस जाइगोट में सिर का निर्माण होता है। किसका? फिर हाथों का और फिर पैरों का, तो वो हो जाएगा सिर से पैर की ओर, उसे कहते हैं मस्तबोधमुखी। और दूसरा है केंद्र से परिधि की ओर। तो सबसे पहले अपने शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? रीढ़ की हड्डी। क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो इस रीढ़ की हड्डी के बाद फिर जो ऊपर की गर्दन की हड्डी है, जी वाली, तो फिर इसका निर्माण होता, फिर दोनों हाथों का, फिर दोनों पैरों का, तो जी हो जाएगा केंद्र से परिधि की ओर विकास। समझ गए? अगला सिद्धांत है इसका बाल विकास का, कौन सा है? वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती। ये अगला तीसरा सिद्धांत कि वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती। तो हाँ, वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती है। विकास मतलब एक सी गति से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि कई वर्षों में विश्राम लेता हुआ आगे की ओर जाता है। जैसे आपने देखा उदाहरण में कि शैशवावस्था के शुरुआती वर्षों में, जब बालक का जन्म होता है, तो उसके शुरुआती वर्षों में वृद्धि एवं विकास की दर कैसी रहती है? अधिक तेज। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में यह गति एवं दर कैसी हो जाती है? मंद पड़ जाती है। फिर पुनः किशोरावस्था में कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है, ठीक है, और फिर पुनः प्रौढ़ावस्था में मंद हो जाती है। तो वृद्धि एवं विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती। इसी का नाम, दूसरा नाम है वृद्धि एवं विकास एक रेखी न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार जानते हो? वर्तुलाकार भी कहते हैं इसे, सर्पलाकार भी कहते हैं इसी को। मतलब यह कई वर्षों में विश्राम लेता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। क्लियर? अगला सिद्धांत है विकास की क्रम का सिद्धांत। कौन सा है? क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत कहता है कि विकास पूर्व निश्चित क्रम के आधार पर होता है। पूर्व निश्चित क्रम के आधार पर यह होता है। यह क्रम शारीरिक विकास, भाषाई विकास में स्पष्ट देखा जा सकता है। मतलब सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है। जन्म के बाद बालक क्या करता? सुनता है। सुनने के बाद बोलता है, बोलने के बाद पढ़ता है, और पढ़ने के बाद लिखता है। ये है विकास के क्रम का सिद्धांत। आपने देखा कोई भी बालक ऐसा हुआ कि सीधा जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद बोलने लगा? ऐसा नहीं होता है। यह क्रम से
ही आगे की तरफ बढ़ता है। वो कहलाएगा विकास के क्रम का सिद्धांत। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत मतलब क्रम का सिद्धांत ये है कि सभी रूपों में एक ही क्रम से विकास होता है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि पर्याप्त एकता होते हुए भी हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब तुम लोग इतने बच्चे इधर बैठे हो, क्या कोई भी एक सा है? नहीं है। समझ गए? विकास सभी का एक सा हुआ। सबसे पहले सुना, सुनने के बाद बोला, बोलने के बाद पढ़ा, पढ़ने के बाद लिखा। और भाषाई विकास भी ऐसे ही हुआ। सबसे पहले उल्टे होना सीखता बच्चा, फिर बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो सभी का विकास ऐसे ही हुआ, लेकिन फिर भी सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई मंदबुद्धि है, कोई सृजनात्मक है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी की नाक चपटी, किसी की इतनी बड़ी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगी? व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो संसार के कोई भी दो मनुष्य वृद्धि एवं विकास के दृष्टिकोण से हुबहू नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता के दर्शन होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ गए? अगला सिद्धांत है सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला सिद्धांत बोलो क्या है? सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत। सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत। सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत कहता है कि पर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हुए भी सभी मनुष्यों में एकता के दर्शन होते हैं। जैसे अब तुम लोग इतने बच्चे हो, सभी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जन्म के बाद सभी का विकास एक जैसा होगा। सबसे पहले जन्म के बाद क्या सीखे? पेट के बल उल्टा होना। ठीक है, इसके बाद बैठना, उदाहरण है जी। बैठने के बाद फिर खड़े होना, और खड़े होने के बाद चलना, और चलने के बाद दौड़ना। फिर ढूंढना पड़ता कहाँ है। समझ गए? तो सभी में मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि भिन्नताएं पाई जाती हैं, और सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होते हुए भी सभी में एकता के दर्शन पाए जाते हैं। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। अगला कौन है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है, अगला सिद्धांत क्या है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि जो मनुष्य है तो उसमें बालक है, जो विकास के क्रम में सबसे पहले मनुष्य या बालक पूरे भाग को एक साथ चलाना सीखता है। आपने देखा होगा, उसको बच्चे को पल्ले में सुला दो तो सबसे पहले वो हाथ पैर सभी एक साथ चलाता है। मतलब विकास के एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहले बच्चा पूरे भागों को एक साथ चलाता है, फिर अपने पार्ट्सों को अलग अलग चलाना सीख जाता है, और फिर एक साथ चलाना सीख जाता है। समझ गए? वो है एकीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले उस शरीर के सभी पार्ट्सों को एक साथ चलाता है, फिर अलग अलग पार्ट्सों को चलाना सीख जाता है, फिर सभी को एक साथ चलाना सीख जाता है। वो क्या कहलाएगा? एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहता है एकीकरण का सिद्धांत? सबसे पहले हाथ पैर दोनों एक साथ चलाता, फिर हाथों को अलग और पैरों को अलग चलाना सीख जाता, फिर दौड़ लगाते हाथ भी चलते और पैर भी, तो फिर दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। वो क्या है? विकास के एकीकरण का सिद्धांत। अगला है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला सिद्धांत क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास जो है सामान्य से, अगला सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये सिद्धांत कहता है कि बालक में या मनुष्य में विकास में विशिष्ट क्रियाओं को होने से पहले
सामान्य क्रियाओं के दर्शन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो बालक होता है, शिशु होता है, तो शुरुआत में कोई भी आए पापा आ गए, ठीक है, कोई भी आए लेकिन कहेगा पापा आ गए, लेकिन फिर बाद में वह अपने पापा को ही पापा कहना पहचानने लगता है, सीख जाता है, तो वो हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य मतलब कोई भी आए पापा आ गए, चाचा आए तो भी पापा, दादा आए तो भी पापा, लेकिन विशिष्ट फिर अपने पापा को ही पापा कहने लगता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है विकास के सभी आयाम आपस में संबंधित होते हैं। इनमें से किसी एक की कमी होने पर, मतलब बालक होने पर, सभी में इनका परिणाम देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा गिर गया तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो अब वो विद्यालय, मतलब शारीरिक विकास बालक हुआ उसका, लेकिन अब वो विद्यालय नहीं गया तो उसका मानसिक विकास भी रुक गया, ठीक है। और जो आना चाहिए शारीरिक विकास भी रुका, मानसिक वो गिर गया तो संवेगों पर भी उसके, मतलब हमें बहुत लग गई बोलेगा, तो संवेगात्मक विकास भी प्रभावित हुआ, ठीक है। तो मतलब जो विकास है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, ये सभी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और एक के प्रभावित होने पर सभी में इनका प्रभाव देखा जा सकता है। वो आ जाएगा किसमें? परस्पर संबंध का सिद्धांत। समझ रहे? जो विकास के आयाम है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, ठीक है, वे सभी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं परस्पर, और एक के प्रभावित होने पर सभी में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। किस सिद्धांत में? क्लियर? अगला सिद्धांत है, अरस्तु साहब ने कहा है, अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। किसने कहा? अरस्तु ने। अगला है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो हाँ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। यह सिद्धांत है, यह कहता है कि विकास की भविष्यवाणी हो सकती है। जैसे मान लो कोई बच्चा जन्म के समय उसका पैर तिरछा है तो उसका एक्सरा करवाते हैं, फिर डॉक्टर कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा। तो कैसे? एक्सरे द्वारा, तो भविष्यवाणी कर देता है। और कई लोग देखो, जो महाराज जी वगैरह आते हैं, वो कहते हैं कि ये बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा कार्य करेगा। कैसे? उसकी एक्टिविटीज देखकर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है, किसने? फ्राइड ने, कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्ष की आयु में बन चुका होता है। किस सिद्धांत पर कहा? इसी पर, कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला है विकास के वंशानुक्रम एवं वातावरण। विकास जो है क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला सिद्धांत क्या है? विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। तो हाँ है, चूंकि विकास जो है सिर्फ वंशानुक्रम या वातावरण अलग अलग पार्ट्सों से नहीं होता है, ये दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसमें एक सूत्र याद रखना, वंशानुक्रम बहुत मुंह से आया भी है, हाँ, वंशानुक्रम गुणे वातावरण बराबर विकास। समझ गए? वंशानुक्रम गुणे वातावरण बराबर विकास, ये सूत्र याद रखना। अलग अलग करके वो पूछेगा कि वंशानुक्रम वातावरण, वातावरण वंशानुक्रम, विकास वंशानुक्रम, तो आपको याद रखना है वंशानुक्रम गुणे वातावरण बराबर विकास। क्लियर? तो ये भी विकास के सिद्धांत जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ।